नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मॉर्निंग बुलेटिन। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। और आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को लेकर पिछले 5 महीनों से कश्मकश में है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट किए जाने के बाद उनका नाम नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद से ही उनके नाम की चर्चा तेज हो गई। पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने का दांव चल सकती है। लेकिन यह भी बात है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व किसी भी नाम पर मोहर लगाकर चौंका सकता है। फिलहाल रुख अगली खबर का करते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा, आइए आपको बताते हैं। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और अब डिप्टी सीएम ने फिर से अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों की संरक्षक पार्टी है और अखिलेश यादव उनके सरदार हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार हैं। अगर वो इस तरह के लोगों से मिलते हैं, उनका क्या ट्वीट है मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं तो लगातार कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती तो यहाँ अपराध शून्य प्रदेश होता। अब हम अपराध शून्य प्रदेश बना रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, गुंडा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जेल में बंद सपा नेता रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़ पहुंचे थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली को एक परिवार अपनी जागीर समझता था। वहीं जब डिप्टी सीएम से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी मां की तरह है, धरती से बड़ी मां होती है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष संगठन तय करता है, मंत्री का पद आता जाता रहता है। मैं खुद को कार्यकर्ता मानता हूं और ये बात हर कार्यकर्ता जानता है। संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनता। आपको बता दें कि इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये बात कही थी कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। इस ट्वीट को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन किया था, जिसे राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत माना जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि अपने एक दिवसीय अमेठी दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्राथमिक विद्यालय भी पहुंचे और वहां उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। विद्यालय निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम रोहसी गांव में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने राम कुमार के यहां भोजन किया और वहीं लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख अब बेहद करीब आ गई है। 28 अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे इन टावर्स को 12 सेकंड के अंदर गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को ध्वस्त करने को लेकर आसपास रहने वाले लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। आज से 3 दिन बाद यानी कि 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले करीब 7,000 लोगों को विस्फोट से पहले ही घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इन लोगों को तब तक घर में वापस नहीं आने दिया जाएगा जब तक ये सुनिश्चित न कर लिया जाए कि विस्फोट के बाद इन लोगों की जिंदगी को लेकर कोई रिस्क तो नहीं है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, दिल दहशत में है, दिमाग टेंशन में है। इसकी वजह है ट्विन टावर के डिमोलिशन का काउंटडाउन। जैसे जैसे 28 तारीख नजदीक आ रही है, ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों की घबराहट
बढ़ती जा रही है। 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो रहा है। आपसे ठीक सटती हुई जो सोसाइटी है ट्विन टावर्स विस्फोटक से उड़ाई जाएगी। एक 32 मीटर ऊंचा इमारत है, एक 29 मीटर। आप लोगों को इस बारे में क्या क्या कहा गया है? हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए ही कहा गया कि यहाँ उस दिन कोई रह नहीं सकता। उसके बाद इवनिंग में भी जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम आ नहीं सकते। नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर के बगल में एमराल्ड सोसाइटी के एस्टर 5 टावर में रहने वाली मोनिका अकेली नहीं है, जो 28 अगस्त को लेकर चिंतित है। एमराल्ड सोसाइटी ट्विन टावर से बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ रहने वाले हर परिवार के दिल में दहशत है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से ट्विन टावर को ब्लास्ट के बाद धूल ना उड़े, उसके लिए पूरा सफ़ेद इस कवर से ढक दिया गया है, सारे घरों को ढक दिया गया है। और उसके बाद ये जो एस्टर 2 में खासतौर से लोग रहते हैं, इन फ्लैट्स को इस तरीके के जालीदार कपड़ों से ढका गया है। इसके ठीक बाहर सफ़ेद कपड़ा लगाया गया और यहाँ पे एक हरे रंग का कपड़ा लगाया गया है। ये सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं ताकि धूल उड़ करके घरों के अंदर ना आए। लेकिन इस घर के जो मालिक हैं, इस घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके दिमाग में क्या आया, किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कत तो बहुत कुछ हो सकती है। लगता है कोई दीवार क्रैक हो जाए या क्रॉकरी टूट जाए या कुछ बड़ा ब्लास्ट हो जाए घर के अंदर। समझ नहीं आएगा क्या होगा, क्या समेटें, क्या रखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जान बचेगी, सामान जाएगा, क्या होगा नहीं पता कुछ भी। लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सामान लेकर जाएं, क्या छोड़कर जाएं? ट्विन टावर के पास इन सोसाइटीज में रहने वाले परिवारों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, ज्वेलरी और कुछ जरूरी सामान लेकर अपने इन घरों को चंद समय के लिए छोड़कर जाएंगे। पास में रहने वाले इन लोगों की चिंता ये भी है कि जब वो लौटकर अपने घरों में आएंगे तो उनका घर और उनके सामान सलामत रहे। कुछ परिवार तो हाल ही में एमराल्ड सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, वो भी बहुत चिंतित हैं। किस तरीके का कुछ डर लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि घर खाली करके उस दिन जाना पड़ेगा सुबह से शाम तक? डर भी लग रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि ये पता नहीं, हालांकि उनकी भी कोशिश यही है और हमारी कोशिश भी है कि कोई नुकसान कम से कम हो। होने का तो चांस पूरा है, चूँकि सबसे नज़दीक यही फ्लोर है। तो उसमें जो है कि कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा ये तो उसके बाद ही पता लगेगा। हम लोगों ने कोशिश अपनी यही करी है कि जो अपना कीमती सामान है, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको सेफ जगह पहुंचा दिया जाए। नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी एडिफिस कंपनी को दी गई है। एडिफिस कंपनी के सीईओ उत्कर्ष मेहता का दावा है कि सब कुछ सही तरीके से संपन्न होगा। आसपास रहने वाले लोगों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वहाँ जाके खड़ा रह सकता हूँ, ये जस्ट अपने लॉज अलाउ नहीं करेंगे, वरना हम इतने कॉन्फिडेंट है कि बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ ग्लासेस टूट सकते हैं, बिकॉज जो हवा का प्रेशर आएगा जब नीचे बिल्डिंग आएगी उससे वो टूट सकते हैं ग्लासेस। बट उसके लिए भी हमने हमारी टीम रेडी रखी है। कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी बोर्ड पे है। शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई ग्लासेस टूटे इमीडिएटली वो रिपेयरिंग होना चालू हो जाएगी। कितने बजे के बाद लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी यहाँ? तकरीबन 5 बजे वी एक्सपेक्ट द रेसिडेंट्स विल बी एबल टू कम इन। 28 अगस्त की सुबह 7 बजे सोसाइटी के लोग अपने घर खाली कर देंगे। इसके बाद सोसाइटी में बिजली, पानी और लिफ्ट को भी बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त करने के कुछ घंटों बाद RWA, मेंटेनेंस विंग और पुलिस का स्टाफ सोसाइटी पे हर चीज को चेक करने के बाद ही लोगों को उनके घरों में वापस आने की परमिशन देगा। 7 बजे खाली होगा। उसके बाद सभी सर्विसेज को क्लोज डाउन करना है, उसमें 2-3 घंटे लगेंगे। लिफ्टें, पानी, बिजली सब बंद करना है हमें। वो सिक्योरिटी को भी फाइल चेक होना भी, कोई रहना जाए अंदर। तो वो ये सारा जो हमें लग रहा है कि सारा कार्यक्रम 12 बजे तक क्लोज डाउन मोड में आ जाता है। उसके बाद हम इसको नो मैन लैंड घोषित कर देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट विल आल्सो कम, वो भी वेरीफाई करता है बाई चांस कोई आदमी यहाँ ना रह जाए। 12 बजे हम लोग यहाँ से सब निकल जाएंगे। तो फिर क्लोज मोटरिंग होकर 2:30 बजे का इनका टाइम है ब्लास्टिंग का। 2:30 बजे के बाद जो भी होगा उसके बाद ये लोग CBR एंड दिस पीपल विल फर्स्ट इंस्पेक्ट, वो क्लियरेंस देंगे हमें। उसके बाद हम जब सब सर्विसेज को एक बार पूरा म्याना करेंगे, यहाँ पर आधा 1 घंटा लगेगा उसमें कि हमारी सब कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो हमारा। उसके बाद हम लोग सब सर्विस को एक-एक करके रेस्टोर करेंगे। 25 अगस्त तक ट्विन टावर को गिराए जाने का मॉक ड्रिल चलेगा। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा टावर डिमोलिशन कुशलता और शांति से संपन्न हो जाए। अगर आप भी दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी,
क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। जेपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बड़ी दरों का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया था और बुधवार को इस पर अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें नई टोल दरों को मंजूरी दे दी गई है। अब नई दरें क्या हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना 1 सितंबर से अब महंगा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टोल टैक्स की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसमें 2 पहिया वाहनों और किसानों के ट्रैक्टरों को राहत दी गई है। इनकी दरों में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बुधवार को 74वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया। 1 सितंबर से टोल टैक्स पर बढ़ाई गई दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि 2 पहिया वाहनों और ट्रकों की दरों में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2018 से यमुना एक्सप्रेसवे की टोल की दरों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की माने तो प्रबंधन ने सुरक्षा उपायों पर काम कर लिया है। सुरक्षा उपायों पर करीब 130 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ है और काम होने के बाद यमुना प्राधिकरण ने टोल की दरें बढ़ा दी हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके टोल के रिवीजन के संबंध में एक प्रस्ताव आज आया था। 2018 के बाद टोल रिवीजन नहीं हुए थे और इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो कंसेशनर नहीं कर रहा था। कंसेशनर ने सेफ्टी मेजर्स में 135 करोड़ रुपया खर्च करके बीच में जो मीडियन है उसके दोनों तरफ थाई बीम लगाने थे, उन्होंने लगा दिए। 165 किलोमीटर दोनों साइड, कुल 30 से 30 किलोमीटर। जो अंडर पासेस थे वहाँ पर एन्यूरेटर लगा दिए और बीम लगा दिए। साइड में भी मीडियन बीम बढ़ा दिया और पूरा पैसा उन्होंने चूँकि खर्च कर दिया है, इसलिए उसकी रिकवरी के लिए हमको थोड़ा सा टोल बढ़ाना पड़ा है। लेकिन ये कोशिश की गई है कि जो 2 व्हीलर्स हैं और जो ट्रैक्टर्स हैं, जो किसान हैं, उन पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वह जितिस रहेंगे। जो 4 व्हीलर्स हैं, जो कार के लोग हैं या जीप के लोग हैं, उनमें 10 पैसा प्रति किलोमीटर केवल बढ़ाया गया, जबकि 45 पैसा प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव था, तो कम से कम न्यूनतम वृद्धि की गई है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस टोल टैक्स वृद्धि में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है। इनके दामों में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं कार, जीप और वैन की दरों में 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.65 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है, जबकि हल्के व्यावसायिक वाहन और हल्के माल या मिनी बस की दर 3.90 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपए प्रति किलोमीटर कर दी गई है, जबकि बस या ट्रक की दरें 7.90 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपए प्रति किलोमीटर कर दी गई हैं। आगे उन्होंने बताया कि दर बढ़ाने का प्रस्ताव ज्यादा पैसों का था, जैसे कार और हल्के वाहनों का प्रस्ताव 45 पैसे बढ़ाने का था, लेकिन 15 पैसे ही बढ़ाए गए। फिलहाल आपको बता दें कि ये दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी और 1 सितंबर के बाद से टोल टैक्स में इजाफा हो जाएगा। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन माफिया के तहत बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद की अपराध से अर्जित 3 संपत्तियों को जिला प्रशासन ने बुधवार को कुर्क करने की कार्रवाई की है, जिसकी कीमत लगभग 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल कहां-कहां ये कार्रवाई हुई है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2022 में पारित आदेश दिनांकित 20/8/2022 के तहत कुर्क किया जाता है। सूबे की योगी सरकार का माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पे कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी सरकार एक्शन में है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति ढोल नगाड़ा बजाकर कुर्क कर दी। आरोप यह है कि अतीक अहमद अवैध तरीके से धन अर्जित करके इन संपत्तियों को बनाया था, जिसमें 2 संपत्ति माफिया अतीक अहमद ने अपनी पत्नी के नाम पर दर्ज करा रखी थी,
जो कौशाम्बी के अलग अलग इलाके में है। वहीं एक संपत्ति प्रयागराज में पीपल गांव इलाके में है। 3 संपत्तियों की अनुमानित कीमत 76 करोड़ के करीब है। प्रशासन ने आज गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों संपत्तियों को कुर्क करते हुए नोटिस बोर्ड लगाकर कब्जे में ले लिया। कार्रवाई पर क्या कुछ कहा एसपी सिटी प्रयागराज ने, सुनिए। 200/2020 गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा थाना धूमनगंज की उसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज द्वारा की जा रही है। उस विवेचना के क्रम में जानकारी मिली कि उसमें अभियुक्त अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम की कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जो 3 जगहों पे थी, रहीमाबाद में और साहा में, अकबरपुर में। और इन संपत्तियों के लगभग रकबा 12 बीघे से अधिक है और उसकी कीमत 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था और उन्हें ये भी अवगत कराया गया था कि प्रथम दृष्टया इनकी ये संपत्तियाँ किसी ज्ञात आय के स्रोत से जस्टिफाइड नहीं हो पा रही हैं और ये अपराध अर्जित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्यक विचारणोपरांत आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रम में आज ये संपत्तियाँ कुर्क की जाती हैं और इस पर यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि ये कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी प्रकार का जो प्रवेश होगा वो अवैध होगा और विधि विरुद्ध होगा। तो इस प्रकार आज कुल 3 संपत्तियाँ जो 12 बीघे से ऊपर की हैं रोड साइड की और इसकी कीमत लगभग 76 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कुर्क की गई। किसको कस्टोडियन बनाया गया है, इसकी देखभाल इसे कस्टोडियन एसडीएम सदर साहब को बनाया गया है और इसकी निगरानी इंस्पेक्टर धूमनगंज को दी गई, जो लगातार संपत्ति की देखरेख कर रहे हैं। सुना आपने, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी कई अवैध संपत्ति अतीक अहमद की चिन्हित है, जिन पर कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में एक अमानवीय तस्वीर वायरल हुई, जहां अर्धनग्न अवस्था में एक मरीज खुद को जमीन पर घसीटता रहा। मरीज का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही डॉक्टर से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाले मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को ट्विटर पर मामले में जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में अत्यंत हृदय विदारक स्थिति में मरीज की फोटो वायरल हुई है। ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। किसी भी मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। इस मामले की जांच अस्पताल के निदेशक करें, साथ ही मरीज को मुनासिब इलाज न मिल पाने के कारणों का स्पष्टीकरण भी दें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही व हील हवाली ठीक नहीं है। अस्पताल के अधिकारियों से लेकर डॉक्टर कर्मचारियों की मरीज के प्रति जवाबदेही है। कोई भी अस्पताल का अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। आपको बता दें कि बुधवार को राजधानी के सिविल अस्पताल के कैंपस के अंदर की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक मरीज गैलरी में लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। बेहद कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा ये व्यक्ति इलाज चाह रहा था, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक शादी इस समय खूब सुर्खियां बटोर रही है। यहां जेल में बंद एक कैदी शादी करने के लिए 4 घंटे की पेरोल पर बाहर आया। कोर्ट के आदेश के बाद कैदी को 4 घंटे की पैरोल मिली थी, जिसके बाद कैदी पुलिस अभिरक्षा में बाहर आया और उसने अपनी दुल्हन के साथ शादी की। शादी करने के बाद दूल्हा दुल्हन को वापस उसके परिवार के पास छोड़कर जेल में आ गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूल्हे को जेल पहुंचाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दुल्हन ही है। दरअसल पीलीभीत की रहने वाली लड़की की शादी शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार के साथ तय हुई थी। शादी तय होने के बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। दोनों मिलने लगे, बातचीत बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद युवक और लड़की के बीच दहेज की मांग को लेकर झगड़ा हो गया और पीड़िता ने अपने ही मंगेतर पर थाने में शिकायत दर्ज कर दहेज एक्ट सहित जबरन रेप का केस दर्ज करवा दिया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरन ही अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन शादी की तारीख पहले ही तय हो चुकी थी। शादी टूटने से सोनम के घर पर पहाड़ टूट पड़ा। वहीं जेल जाने के बाद लड़के के परिवार वालों ने समझौते की बात रखकर अमित की युवती से शादी कराने की बात कही, जिसके बाद 23 अगस्त को शादी की बात तय हो गई। दोनों पक्षों ने कोर्ट में जाकर अपना अपना हलफनामा दाखिल किया और आपस में सुलह समझौते कर रेप के आरोपी ने लड़की से शादी करने की गुजारिश की। फिर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़के को 4 घंटे की पैरोल दे दी और पुलिस अभिरक्षा में उसे शादी कर अपना प्रूफ कोर्ट में दाखिल करने के आदेश भी दे दिए, जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा में शादी की गई।
शहर में पुलिस अभिरक्षा के बीच इस दूल्हे की शादी को लेकर काफी चर्चा है। वहीं अगली खबर लखनऊ से, जहां अक्सर पुलिस कार्रवाई के शिकार बनने वाले डुप्लीकेट सलमान खान के नाम से मशहूर आजम अंसारी अब एक नई मुसीबत में फंस गया। अंसारी इस बार डालीगंज रेलवे ओवरब्रिज पर रील बनाने को लेकर पुलिस के लपेटे में आ गया। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हीरो बनना कौन नहीं चाहता, पर यह सपना आसान हो गया जब से रील का दौर शुरू हुआ। सभी कलाकार बन गए, रील बनाकर कुछ स्टार हो गए तो कुछ ने मुसीबत पाल ली। लखनऊ में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के डुप्लीकेट के रूप में फेमस हो चुके आजम अंसारी अब मुसीबत में पड़ गए। लखनऊ के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाना आजम अंसारी को काफी महंगा पड़ गया। इस वीडियो की वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के आरोप में आरपीएफ ने सलमान खान के डुप्लीकेट आजम अंसारी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिए। आजम अंसारी रेलवे ट्रैक पर शर्टलेस होकर तेरे नाम के गाने पर सलमान खान की तरह वीडियो बना रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आने पर आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाम के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो है रेलवे अधिनियम की धारा 145 और 147 और 167 में कार्रवाई की जा रही है। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे जो विधिसम्मत कार्रवाई है गिरफ्तारी की और न्यायालय में प्रस्तुत करने की, वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। और हम लोग आम जनता से भी इस मामले में अपील करते हैं कि रेलवे ट्रैक, रेलवे ब्रिजेज या इंजन के सामने इस तरह से जो प्रदर्शन करने वाले वीडियोज बनाना या फोटो खिंचवाना, ये सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनकी जान को भी जोखिम है और ट्रेन की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। वायरल वीडियो में आजम अंसारी सलमान खान की तरह कॉपी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब आजम अंसारी किसी मुसीबत में फंसे हों। इससे पहले भी वीडियो बनाने के चक्कर में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी साल 8 मई को लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर शांति भंग का आरोप था। आजम अपने वीडियो की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वो सलमान खान को पूरी तरीके से कॉपी करते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के दिन की खासियत भी जान लीजिए। आज ही के दिन 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था। वहीं 2018 में भारत के शॉटपुट एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने जकार्ता एशियाई खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर गोल्ड हासिल किया था। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।